चलो फर्स्ट में हमारे पास नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 एंड इट्स की डेवलपमेंट्स। 2018 में ना, इससे पहले जैसे हम ये यूज करते थे, ब्रॉडबैंड यूज करते थे, तो जो इंटरनेट था वो वायर्ड था। इस पॉलिसी के बाद हमारा ये वायरलेस इंटरनेट आया था, जिसमें हम ये ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते थे। वायर्स थी वो अंडरग्राउंड डाली गई थी ऑल इंडिया में। तो उस पॉलिसी के बारे में है ये 2018 में इट वाज लॉन्च्ड टू एस्टैब्लिश अ रेजिलिएंट, सिक्योर, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हमारा सारा टेलीकम्युनिकेशन आ रहा है, इसमें हमारा इंटरनेट भी आता है, हमारा लैंडलाइन फोन कनेक्टिविटी भी आती है, टीवी भी आता है, डीटीएच भी आता है, वो सारा टेलीकम्युनिकेशन। The digital empowerment and vibrant digital ecosystem, it was its objectives. So अब इसकी की अचीवमेंट्स हैं कि 2018 से लेके अभी 2024 तक हमने क्या क्या इसमें अचीवमेंट की है। तो टोटल ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क 2018 में इतना था, अभी हमारा 49.9 लाख किलोमीटर जो है ये हो चुका है। बेस ट्रांसीवर स्टेशंस जो टीवी के लिए होते हैं, जो टीवी स्टेशन होते हैं, वो हमारे इतने लाख जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये सारा डाटा है कि विलेज मोबाइल कनेक्टिविटी कितने विलेजेस जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स कितने हो चुके हैं, कितना डाटा जो है मंथली यूज, एक पर्सन जो है एवरेज वो मंथली कितना डाटा यूज करता है। तो 2018 में हम जहाँ पे 8.32 जीबी यूज कर रहे थे, अभी हम 21.30 जीबी यूज कर रहे हैं। और टैरिफ रिडक्शन इज, जो कॉस्ट वो कितनी कम हुई है, कितनी रिड्यूस हुई। ठीक है, जैसे पहले 10 रुपीज हम देते थे 1 जीबी का, अब हम 8 रुपीज देते हैं 1 जीबी। तो ये सारा डाटा। डिजिटल भारत निधि, भारत नेट एक्सपेंशन, ये ब्रॉडबैंड ग्राम पंचायत और विलेज लेवल तक लेके गए हम। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिफॉर्म्स, जैसे कि सारा हमारा जो वायरलेस इंटरनेट है वो सैटेलाइट के थ्रू है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स है। सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इतने ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया, और डिफाइन मेथोडोलॉजी फॉर असाइनिंग स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज अंडर टेलीकम्युनिकेशन। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये हमारे अराउंड ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है, ठीक है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो सारे वेव्स हैं, ये गवर्नमेंट जो है, ये कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से ऐसे टेलीकॉम सर्विसेज नहीं दे सकती। गवर्नमेंट ये स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करता है, फिर कंपनीज में बिड करती है, फिर उनको जो डिजायर्ड या रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम होता है वो दिया जाता है, वो गवर्नमेंट को आके पैसे पे करती है। तो ये जो देने का प्रोसेस है ये बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया। पहले इसमें बहुत सारा मतलब करप्शन थी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी एक दो कंपनी को ही देती थी, फिर अब इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई और ऑप्शन बेस्ड हो गया सब कुछ। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, TRAI ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या रोल है? 1997 में बना एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, इशूड डायरेक्टिव टू प्रमोट कंपटीशन एंड ट्रांसपेरेंसी। से इंपैक्ट क्या है? डिजिटल इंक्लूसिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी, एवरी पर्सन इज इंक्लूडेड, मतलब हर पर्सन को इंटरनेट का एक्सेस मिले। Accelerated deployment of 5G services and enabled remote and undeserved areas connecting through satellite। सारे इंटरनेट के रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड है, क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स है इस पॉलिसी। ईयर याद रखो 2018 में आई थी पॉलिसी। नेक्स्ट इज नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, मिनिस्ट्री फॉर्मेशन जुलाई 2021। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हुए ये नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आई थी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? पहले हम समझते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। क्या होता है फेडरलिज्म? यस, जो बच्चे ऑनलाइन है, अवनी, व्हाट इज फेडरलिज्म? Distribution of power between distribution of power between सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, फेडरलिज्म में क्या है? वी हैव different levels of the government, yes, center and state. Federalism is basically the political structure जो हमारी कंट्री में चल रहा है। तो इस सिस्टम में क्या है, ये फेडरल सेटअप जो है हमने वैसे यूके से अडॉप्ट किया, यूएसए से अडॉप्ट किया, अलग अलग कंट्री से हमने ये सिस्टम अडॉप्ट किया। वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल। लोकल लेवल भी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट जो है उसके बीच में कोऑपरेशन हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में कोई भी किसी और की पावर
के रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे। तो उसी के लिए पॉलिसी है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है। स्ट्रेंथन रूरल कोऑपरेटिव्स विदाउट इन्फ्रिंजिंग ऑन स्टेट ऑटोनॉमी। स्टेट ऑटोनॉमी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी कुछ ऑटोनॉमस पावर्स है, ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे को आंसरेबल नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी हम पावर कर रहे हैं, उनको भी पावर दे रहे हैं। लेकिन हम एक को पावर दे रहे हैं तो दूसरे की पावर जो है वो हिंडर नहीं होनी चाहिए। की डेवलपमेंट्स, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना 2024 में। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एक ऐसा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जो बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हाँ लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता है गवर्नमेंट्स को, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को या डायरेक्टली लोगों को भी। Enhance urban cooperative banks through unified technology platform for UCBs to match national level bank services, support for regulatory compliance, risk management and financing, promoting financial stability and resource efficiency. इसका लीगल फ्रेमवर्क, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है हमारे पास एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है, सेंटर के अंदर भी आते हैं, स्टेट के अंदर भी आते हैं। इसके अंदर मेजर इनिशिएटिव्स है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, जैसे कि आम भाषा में बोले तो गांव में आड़ती होते हैं, मिडलमैन होते हैं, ठीक है, उस चीज को एक लीगल फ्रेमवर्क देते हुए, एक लीगल टर्म देते हुए कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे लॉज बने, डेयरी फिशरीज कोऑपरेटिव्स में इसको एक्सपैंड किया, ग्रेन स्टोरेज प्लान जिसमें कि वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस, जितना भी प्रोड्यूस है उसको स्टोर किया जाएगा, जिसको फाइनेंस जो है वो बैंक्स करेंगे। इंश्योरेंस, आधार, हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, इसमें बहुत ही डाइवर्स फील्ड्स है, कहाँ पे कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं या बैंक्स हैं वो काम करते हैं। जैसे अमूल है, ये हमारा डेयरी फार्मिंग में काम कर रहा है, ऐसे अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और उनके क्या क्या रोल्स है। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, फाइनेंशियल ऑपरेशनल फ्रेमवर्क जो है वो आया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ी, कोऑपरेटिव डाइवर्सिफिकेशन हुआ, गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन कोऑपरेटिव फंक्शनिंग एंड इससे रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अल्टीमेटली जो हमारा एम है। Next is India's 100-day TB elimination campaign. On 7th December, Ministry of Health launched 100-day TB elimination campaign to accelerate TB elimination efforts. अब पहले भी हमने पढ़ा था 2025 तक हमने टारगेट ये रखा हुआ है कि टीबी को हमने एलिमिनेट करना है। जो ग्लोबल टारगेट है वो 2030 है, जो पूरे वर्ल्ड ने रखा, लेकिन हम उससे 5 इयर्स अहेड चल रहे हैं। तो इसके लिए हमारा फोकस रहेगा इम्प्रूव्ड केस डिटेक्शन के ऊपर। जैसे हम उन एरियाज के ऊपर फोकस करेंगे जहां पे ज्यादा टीबी केसेस है, एक टारगेटेड अप्रोच लेके चलेंगे। Reduce diagnostic delays and enhance treatment outcomes for vulnerable populations. तो 347 districts in 33 states and UTs इनको टारगेट किया गया और यहीं से कैंपेन स्टार्ट होगा, इनको कवर किया जाएगा। Aligned with National TB Elimination Program, National Strategic Plan for TB Elimination 2017 से लेके 2025 तक, ये हमारा प्लान है और ये प्लान के सारे फीचर्स हैं, जिससे हमारे रिजल्ट क्या देखने को मिला है कि हमारा पहले 237 था, अब 195 हो गया, 17.7% डिक्लाइन हुआ। पहले भी हमने पढ़ा था 28 लाख पर लाख पॉपुलेशन से लेके 22 पर लाख पॉपुलेशन हो गया, 21.4% डिक्लाइन हुआ। ये डेथ्स की बात हो रही है, कितनी डेथ्स हुई। डायग्नोसिस इन 2023 1.89 करोड़। स्प्यूटम स्मीयर टेस्ट होता है टीबी चेक करने के लिए। 68.3 लाख न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हुए। एक्सपेंशन ऑफ टीबी के जो बेनिफिशियरीज थे वो 15 लाख तक हो। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस जिसमें कि केस डिटेक्शन, डायग्नोसिस, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट, निक्षय पोषण योजना, इंटीग्रेटेड टू प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान फॉर कॉम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफ आशा वर्कर्स, टीबी चैंपियंस, इन फोकस ऑन को मॉर्बिडिटीज, इंटीग्रेटेड केयर, मालन्यूट्रिशन, डायबिटिक, एचआईवी, सब्सटेंस, जो बाकी और डिजीज होते हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। और ये इंडिया का ग्लोबल कमिटमेंट है जो हमने गांधीनगर डिक्लेरेशन 23 में अडॉप्ट किया था, जिसमें हम रीजनल कोलैबोरेशन करेंगे टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। सो वे फॉरवर्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करेंगे, पॉलिटिकली ये पॉलिसी जो है कंटिन्यू रहेगी। पॉलिटिकल विल का मतलब नो मैटर कोई और पार्टी आ जाए, लेकिन ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एंड कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच, यहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, वो मिलकर काम करेंगे। Next is impact of climate change on agriculture. Climate change threatens agriculture by disrupting the productivity, livelihoods and food security. So recently, ICAR, Indian Council of Agricultural Research, उनकी रिपोर्ट है कि क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है।
और कुछ डाटा है इसमें, जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्रॉप्स को लेके, लाइवस्टॉक, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जैसे कि अगर तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का मतलब है बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो वो भी गलत है, और बारिश ना हुई, बारिश कम हुई तो वो भी गलत है। वेदर कंडीशन लाइक ड्रॉट, फ्लड्स, हीट वेव्स, फ्रॉस्ट आर मेजर कंसर्न्स। सो पॉलिसी के लिए हमने पॉलिसी बनाई है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में था, जिसमें हम ऐसी प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करेंगे जिसमें क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हम कम से कम कर पाए। क्लाइमेट चेंज को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि उसके इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकें, उसके लिए ये प्लान था। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फोकस ऑन एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब यही होता है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना, उसके इफेक्ट को प्रिवेंट करना। नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बाय आईसीआर स्टडी क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोमोटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज। जैसे कि हम ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स ग्रो करें कि जिसका क्लाइमेट चेंज को कोई इफेक्ट ना हो उसके ऊपर। आउटकम्स, तो ये सारे आउटकम्स हैं, अगेन ये सारा डाटा है, ये सारा आप पढ़ सकते हो। इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लोकल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज बाय ये क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस, सीआरवी का मतलब है क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस, और उसमें और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड नेशनल बैम्बू मिशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। रिस्क मिटिगेशन एंड इंश्योरेंस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। ये दोनों स्कीम फीचर्स हैं स्कीम्स के। नेक्स्ट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप, rapidly evolving digital infrastructure driving economic growth and effective governance and inclusive development। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जितना भी हमारा ये डाटा स्टोर कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रा बन रहा है, जैसे कि हम डिफरेंट लैब्स बना रहे हैं, डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट कन्वेंशन सेंटर्स बना रहे हैं, डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, क्लाउड्स बना रहे हैं, वो सब कुछ इसका पार्ट है। डाटा सेंटर्स जैसे कि India's data industry set to significant growth supporting cloud computing, data storage and AI ML applications। AI is artificial intelligence and ML is machine learning applications। ठीक है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स जो कि दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर, हैदराबाद, इन 4 सिटी से फंक्शन करता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, मोस्टली यही इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स जो है ये डिजाइन करता है, यही चलाता है। It provides cloud services, हमें पता है, जैसे कि गूगल क्लाउड है, आई क्लाउड है। डिजास्टर रिकवरी होस्टिंग सर्विसेज विद अ कंबाइंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अराउंड 100 पेटाबाइट्स। ये जीबी से भी बड़ा होता है, जीबी से बड़ा टीबी होता है, टीबी से बड़ा पीबी होता है। 1 टीबी में 1024 टीबी होते हैं, 1024 टीबी। बाकी नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर जो है अभी 2020 में इसको लॉन्च किया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, तो ये सारा पायलट प्रोजेक्ट है, वही सारी चीजें हैं। आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो, ये फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जितना भी पब्लिक डाटा है, जैसे हम आधार कार्ड का अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर या रेटिना स्कैन देते हैं, वो डाटा जहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है, वो आधार का हो गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम, यूपीआई आईडीज हम सबकी वो भी स्टोर्ड है। डिजी लॉकर में हमारे सारे डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है। दीक्षा एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी बुक्स, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस में वो सारी स्टोर्ड है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म लाइक GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, उमंग, यूपीआई सेतु, ये सारे डिफरेंट अगेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। कॉमन सर्विस सेंटर्स जिनको हम सुविधा केंद्र बोलते हैं या ई संपर्क बोलते हैं, छोटे छोटे सेंटर्स यहाँ पे हम अपने पब्लिक सर्विस के लिए डिफरेंट ग्राम पंचायत लेवल पे, सिटीज में ये सारी चीजें अवेलेबल है, यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स अगेन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये वही सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको अपने आंसर्स में इन सारों को यूज कर सकते हो। जैसे ये ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस आल्सो। अगर ई गवर्नेंस में कभी क्वेश्चन आए, ई गवर्नेंस इज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, तो उसके ये सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ Information and Technology and NICSI will address key data issues like bridging the digital divide, responsible AI, cyber security, वही सारी चीजें हैं। ये 4th एडिशन इंडिया
इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कि इंडिया में इंटरनेट के रिलेटेड लॉज जो है वो कितने सिटीजन फ्रेंडली होने चाहिए, उनका कोई गलत यूज ना हो, कि उससे कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो इंटरनेट के यूजेज के लिए। तो वो सारी चीजें हैं कि हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो बैलेंस्ड पॉलिसी बने, इंटरनेट का एक्सेस जो वो सबको मिले, सपोर्ट ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन द इंटरनेट गवर्नेंस, एक रिस्पॉन्सिबल एआई हो, एआई के बहुत सारा मिसयूज भी है, so exploring the ethical and effective use of AI for societal benefit, उसका गलत फायदा ना उठाया जाए, building a greener and sustainable internet emphasizing energy efficient practices, कार्बन emissions हम ना करें, ठीक है, pollution ना हो, and trust and safety, again enhancing the cyber security and user confidence online। तो इसका रोल क्या है, promotes multi stakeholder dialogue on critical issues related to internet involving government, civil society, industry, technical communities, academia, focus on collaboration between the different stakeholders for formulating the policies for internet governance। ठीक है, बहुत बोरिंग हो गया, चलो काफी सारी न्यूज थी। तो ये हमारे फ्राइडे सैटरडे मंडे 3 दिन के सारे इसमें एडेड थे, ठीक है। तो ये फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो इसको पढ़ो।